नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हम भारतीय राजव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज से हम राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम राजनीतिक अवधारणा न्याय के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे कि न्याय क्या चीज़ है, इसको लेकर किन किन विचारकों ने क्या क्या थ्योरी दी है, क्या क्या सिद्धांत बताए है, न्याय को किस प्रकार से परिभाषित किया है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो न्याय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो न्याय का अर्थ एवं परिभाषा, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो न्याय शब्द है वह अंग्रेजी का जो शब्द है जस्टिस, इसका हिंदी अर्थ है। अंग्रेजी में न्याय को जस्टिस लिखते हैं, उसका अनुवाद हिंदी में क्या है, न्याय है। और ये जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द है जूस। लैटिन भाषा का शब्द क्या है, जूस। इस शब्द से, जूस शब्द से क्या बना है, जस्टिस शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना या जोड़ना। आपस में किसी वस्तु को, तत्वों को बांधना या जोड़ना। लैटिन भाषा में इसको क्या लिखा है, जूस, जिससे शब्द क्या बना है, जस्टिस। और जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतर क्या है, न्याय। अतः हम कह सकते हैं न्याय उस व्यवस्था को कह सकते हैं, या उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदायों और समूहों को एक सूत्र में बांधती है, जोड़ती है। वह व्यवस्था क्या है, न्याय है। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो व्यक्तियों को, समूहों को आपस में जोड़ कर रखती है, बांध कर रखती है, एकत्रित रखती है, उस व्यवस्था को कहेंगे हम क्या, न्याय। तो सिंपल सी बात है, न्याय क्या चीज़ है, एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति, समुदाय को आपस में बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है, एकत्रित रखती है, उसमें विघटन उत्पन्न नहीं करती है। उस व्यवस्था को कहते हैं हम न्याय। आगे देखते हैं न्याय के बारे में। न्याय की जो अवधारणा है, न्याय की अवधारणा, न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है। जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो प्रारंभ से ही राजनीतिक विज्ञान में न्याय की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। यानी प्राचीन काल से ही न्याय की अवधारणा राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का विषय वस्तु रहा है। पश्चिमी परंपरा, यानी विश्व के मानचित्र में जो पश्चिमी की ओर, भारत के पश्चिम की ओर जो देश है, वहाँ पर न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था। यानी न्याय की व्याख्या करने वाला व्यक्ति एक सदचरित्र वाला मनुष्य होता था, यानी सदाचारी व्यक्ति था, उसे न्यायपरायण व्यक्ति मानते थे। इसमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति के न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं। भारतीय परंपरा में भी मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है। तो पश्चिमी परंपरा में किसको बात दी गई है, न्यायपरायण व्यक्ति, सदचरित्र मनुष्य को। जबकि भारतीय परंपरा में किसको प्रमुखता दी गई है, धर्म को। भारत के अंदर किसको प्रमुखता दी है, धर्म को। इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है, कर्तव्य पालन पर। पश्चिमी परंपरा पर जब हम देखते हैं तो न्यायपरायण व्यक्ति अपना कर्तव्य निर्दिष्ट है, वे करे तो वे न्याय है। और भारत के अंदर ही जो धर्म पर प्रमुखता दी गई है, धर्म के अनुसार जो कार्य करे, कर्तव्य करे, वे क्या है, न्यायपरायण व्यक्ति है। प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना, प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट, यानी जो निर्धारित किया गया है, यानी सभी व्यक्ति अपने लिए जो निर्धारित कार्य है उस कार्य को करे एवं दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना।
यानी अपने लिए जो निर्धारित कार्य है उसको करना और दूसरों के लिए जो निर्धारित कार्य उन कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही क्या है, न्याय है। उसे क्या माना गया है, न्याय माना। यदि भी आधुनिक चिंतन में न्याय की परिभाषा में परिवर्तन आया है। प्राचीन काल में इस प्रकार की व्यवस्था को न्याय माना गया कि व्यक्ति अपना कार्य करे, दूसरे की कार्यों में हस्तक्षेप न करे, जबकि आधुनिक जो समय है इसके अंदर न्याय की परिभाषा में परिवर्तन हुआ है। न्याय जो प्रत्यय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने ढंग से करने का प्रयत्न किया है। यानी सभी राजनीतिक विज्ञान के जो प्रोफेसर है उन्होंने इसकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग तरीके बताए और अलग अलग तरीके के न्याय की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम जब हम पश्चिमी परंपरा को देखते हैं तो वहाँ पर न्याय की जो व्याख्या की गई है वो सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया है। अगर प्रश्न आ जाए कि पाश्चात्य परंपरा के अंदर सबसे पहले न्याय की व्याख्या या न्याय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, तो किसने की है, प्लेटो ने। प्लेटो ने इसके ऊपर एक पूरी की पूरी किताब ही लिख दी जिसका नाम है रिपब्लिक। क्या नाम है, रिपब्लिक। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है। ये इम्पोर्टेंट है। मनुष्य ने के अंदर एक ऐसा गुण है जो न्याय करवाता है। तो प्लेटो ने न्याय को व्यक्ति का एक आत्मीय गुण माना है। प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति के अंदर एक गुण पाया जाता है जो न्याय करवाता है। उनके अनुसार वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। तो न्याय को प्लेटो एक आत्मा का सद्गुण मानता है और जो सद्गुण है इससे प्रेरित होकर मनुष्य क्या करता है, सबकी भलाई का कार्य करता है। प्लेटो से लेकर अब तक सभी चिंतकों ने न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन नैतिक प्रत्यय माना है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, वहीं दूसरी तरफ न्याय राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण माना गया है। तो न्याय को एक तरफ तो समाज का आवश्यक गुण भी माना गया है और दूसरी तरफ व्यक्ति का चारित्रिक सद्गुण भी माना गया है। न्याय नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। न्याय क्या है, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जो निर्णय है इनको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। मध्यकालीन ईसाई विचारकों में ऑगस्टाइन और एक्विनास नाम के दो राजनीतिक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने न्याय को अपने ढंग से व्याख्या की है। तो मध्यकाल में न्याय की व्याख्या करने वाले विचारक कौन कौन है, ऑगस्टाइन और एक्विनास। प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो प्लेटो, अरस्तु। आधुनिक चिंतन को प्रारंभिक चरण में तो मध्यकाल में ऑगस्टाइन, एक्विनास। आधुनिक चिंतन के अंदर कौन है, हॉब्स, ह्यूम, कार्ल मार्क्स, कांटे, मील, बेंथम ने अपने अपने ढंग से न्याय को परिभाषित किया। इसके न्याय के प्रमुख स्थान प्रदान किया। चिंतन के अंदर, राजनीतिक चिंतन के अंदर न्याय को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो मध्यकाल में ऑगस्टाइन, एक्विनास, प्राचीन काल में प्लेटो, अरस्तु। आधुनिक चिंतन के अंदर होब्स, ह्यूम, कार्ल मार्क्स, कांटे, मील, बेंथम। और समकालीन विचारकों में लेटेस्ट विचारकों की जब बात करते हैं तो जॉन रॉल्स का नाम प्रमुख आता है, जिसने न्याय को नवीन स्वरूप प्रस्तुत किया। न्याय का एक नया ही स्वरूप प्रदान करने में मुख्य भूमिका रही जॉन रॉल्स की। तो ये काल वाइज किन काल में किसने प्रमुख भूमिका निभाई है न्याय को परिभाषित करने में या इसको राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण भूमिका देने में, तो इस प्रकार ये प्राचीन काल में प्लेटो, अरस्तु, मध्यकाल में ऑगस्टाइन, एक्विनास, आधुनिक काल में होब्स, ह्यूम, कार्ल मार्क्स, कांटे, मील, मध्यकालीन समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स प्रमुख विचारक रहे। आगे देखते हैं।
प्लेटो का न्याय संबंधी विचार, जो प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हम पढ़ते हैं, तो प्लेटो ने जो न्याय के संबंध में जो विचार दिए वो क्या है? प्लेटो का न्याय से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना प्लेटो का न्याय है। तो प्लेटो ने न्याय को किस रूप में परिभाषित किया है? तो सीधी सीधी उन्होंने एक ही लाइन में परिभाषित कर दिया है कि व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना क्या है? न्याय है। एक ही लाइन के अंदर स्पष्ट कर दिया प्लेटो ने। प्लेटो ने न्याय को एक मौलिक सद्गुण माना है। और क्या माना है? एक सद्गुण माना है, आत्मीय गुण माना है प्लेटो ने कि न्याय एक व्यक्ति के आत्मा में निहित ऐसा गुण है जो व्यक्ति को स्वतः ही न्याय की ओर अग्रसित करता है। मानते हुए कहा है कि हम सभी अपेक्षित हितों को साधने में सहायक है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक है, महत्वपूर्ण किताब है, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्लेटो। में न्याय को समझाने के लिए पुस्तक के भाग 2, 3 और 4 में काफ़ी रोचक विश्लेषण करता है। वह सबसे पहले सामाजिक व राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा करता है। प्लेटो कहता है कि व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक जो न्याय दो स्वरूपों के अंदर न्याय को बांटता है। तो वो कहता है कि सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण है, पर व्यक्तिगत न्याय है वो उसके बाद में है। लेकिन दोनों के एक साथ ही समाज के अंदर हो सकते हैं। दोनों को ऐसा नहीं हो सकता व्यक्तिगत न्याय न हो और सामाजिक न्याय स्थापित हो जाए, या सामाजिक न्याय स्थापित न हो व्यक्तिगत न्याय स्थापित हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इवनस्टीन ने लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है। तो इवनस्टीन नाम के एक राजनीतिक विचारक है, उन्होंने लिखा न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के जो राजनीतिक दर्शन है, प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है उसके अंदर सभी तत्व न्याय संबंधी निहित है। प्लेटो ने न्याय को दो रूपों में बताए हैं। प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए, कौन कौन से? व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। दो रूप कौन कौन से बताए? व्यक्तिगत न्याय या सामाजिक न्याय। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो ने माना कि मानव है, व्यक्ति है, उसकी आत्मा में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर ये तीन गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? बुद्धि, विवेक, शौर्य, जिसे हम साहस भी कह सकते हैं, तृष्णा, शुद्धा। ये तीन गुण व्यक्ति के अंदर कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसी व्यक्ति में बुद्धि ज़्यादा है, किसी में शौर्य ज़्यादा है, किसी में तृष्णा ज़्यादा है, किसी में विवेक, बुद्धि का मतलब विवेक, किसी में शौर्य साहस ज़्यादा है, किसी में तृष्णा, शुद्धा, भूख ज़्यादा होती। इन तत्वों की मात्रा के अनुसार ही वह राज्य और समाज में तीन वर्ग स्थापित करता है। ये जो तीन तत्व व्यक्ति की आत्मा में पाए जाते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, इनकी मात्रा के आधार पर ही व्यक्ति के शरीर में कौन सा तत्व ज़्यादा है और कौन सा तत्व कम है, उसके आधार पर प्लेटो ने समाज के जितने भी व्यक्ति थे उनको तीन वर्गों में विभाजित कर दिया गया। तो क्या लिखता है? पहला कहता है शासक वर्ग। पहला वर्ग कौन सा है? शासक वर्ग, जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक है। किसका अंश ज़्यादा है? बुद्धि का। यानी कि जिसके अंदर बुद्धि ज़्यादा है वह शासक वर्ग होगा। दूसरा कहता है सैनिक वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा है? सैनिक वर्ग, या उसको रक्षक वर्ग भी कह सकते हैं। इसमें शौर्य साहस की मात्रा ज़्यादा होती है। शौर्य साहस की मात्रा जिन व्यक्तियों में ज़्यादा होगी वे सैनिक वर्ग में सम्मिलित होंगे। तीसरा है उत्पादक या सहायक वर्ग। तीसरा कौन सा है? उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय, तृष्णा, इच्छा, शुद्धा, भूख तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, वे उत्पादक या सहायक वर्ग में पाए जाते हैं। तो तीन तत्वों के आधार पर प्लेटो ने तीन वर्ग निर्धारित कर दिए: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और
उत्पादक या सहायक वर्ग। फिर आगे वो लिखता है कि सभी मनुष्यों में तीनों तत्व न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तीनों तत्व किसी न किसी व्यक्ति में किसी न किसी रूप में कम या ज़्यादा पाए जाते हैं, परंतु जिस तत्व की मात्रा प्रधान रूप में पाई जाती है वह उसके सद्गुणों को प्रवृत्त करता है और प्लेटो न्याय की आत्मा का मानवीय सद्गुण मानता है। और प्लेटो कहता है कि न्याय क्या आत्मा का मानवीय सद्गुण है। अब जब प्लेटो 3 वर्ग स्थापित कर देता है तो तीनों के कार्य भी निर्धारित हो जाते हैं। शासक वर्ग का जो कार्य है, सैनिक वर्ग का कार्य है और उत्पादक वर्ग का जो कार्य है वे भी निश्चित हो जाते हैं और इनको अपना कार्य करना है और दूसरे के कार्यों में क्या हस्तक्षेप नहीं करना है। शासक वर्ग को शासन संबंधी कार्य करना है, सैनिक वर्ग को सैनिक रक्षा संबंधी कार्य करना है, उत्पादक वर्ग सहायक वर्ग को दोनों वर्गों की सहायता करना या राज्य की राजस्व एकत्रित करने संबंधी कार्य करना है। तो इनके निर्धारित कार्य कर दिए और अपना कार्य करे तभी न्याय विद्यमान रह सकता है। प्लेटो इस प्रकार का विचार देता है। आगे प्लेटो लिखता है, प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है। प्लेटो आगे लिखता है कि व्यक्ति की जो आत्मा में निहित न्याय का जो विचार है, प्लेटो कहता है व्यक्ति के अंदर स्वयं में जो तत्व पाया जाता है उस तत्व के अनुसार वे व्यक्ति कार्य करे, ये उसके अंदर न्याय संबंधी विचार होता है। और यही विचार राज्य का है कि राज्य के अंदर सभी वर्ग अपना निर्धारित कार्य करे तभी न्याय स्थापित रहेगा। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के परस्पर संतुलन करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। यहाँ प्लेटो क्या लिखता है कि व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि, शौर्य और क्षुधा या तृष्णा। इन तीनों वर्गों में जिस तत्व की व्यक्ति में मात्रा ज़्यादा होती है वह उस वर्ग के में सम्मिलित हो जाता है। तो व्यक्ति की आत्मा में जिस प्रकार इन तीनों तत्वों के विभाजन से एक वर्ग के अंदर स्थापित हो जाता है, उसी प्रकार राज्य में भी जो 3 वर्ग है उनके लिए उनके तत्व या उनके वर्ग के अनुसार कार्य निर्धारित कर देना ही राज्य द्वारा निर्धारित न्याय होगा। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ और उपयुक्त है। इसी तरह राज्य के तीनों वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र की परिधि में ही कार्य करना चाहिए। दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति के व राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मान्यता है। यानी अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो व्यक्ति स्वयं के लिए और राज्य दोनों के लिए क्या है, अनिष्टकारी है, अन्यायपूर्ण है। ये विचार थे प्लेटो के। आगे देखते हैं, इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए और दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी व्यक्ति के लिए जो निर्धारित कार्य है वे कार्य करे, व्यक्ति दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो इसे क्या कहते हैं, न्याय कहता है। इसी प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देता है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत का एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करता है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया है, नैतिक न्याय में के रूप में प्रवृत्त किया या स्थापित किया है। जबकि आधुनिक समय में हम देखते हैं जब तो यह कानूनी रूप में से प्रवृत्त न्याय है, जबकि प्लेटो ने नैतिक रूप से न्याय के उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। कानूनी रूप से प्लेटो ने इसे स्थापित नहीं किया है। उनका न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य निर्धारित कर दिए सभी वर्गों के लिए। जिस प्रकार प्राचीन काल में हम भारतीय परंपरा को देखते हैं तो 4 वर्ग निर्धारित है भारत के अंदर, और 4 वर्गों के लिए कार्य निर्धारित किए गए थे। उसी प्रकार प्लेटो ने भी कार्य विशेषीकरण के आधार पर न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान हेतु प्रेरित करता है। सब व्यक्तियों का कार्य निर्धारित होने से सभी व्यक्ति समाज के लिए निर्धारित कार्य करते हैं। तो ये था प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत। आगे देखते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचार।
अरस्तु ने न्याय को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु प्लेटो के शिष्य ही थे। न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आया है। इस मानवीय धारणा के रूप में न्याय समग्र सात्विकता का प्रतिबिंबित करता है। प्रयोग क्षेत्र के आधार पर अरस्तु ने न्याय के दो रूप बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। तो प्लेटो के बाद में अरस्तु ने न्याय का जो सरोकार है वे मानवीय संबंधों के नियमन से बताया है कि मानव में आपस में संबंध किस प्रकार के हैं, उस आधार पर ही न्याय स्थापित हो पाएगा। और इसके आधार पर उसने न्याय के दो रूप बताए, एक तो वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। तो ये क्या है दोनों, वितरणात्मक और सुधारात्मक? वितरणात्मक न्याय, अरस्तु वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप करने की बात कहता है। अरस्तु कहता है किसके पास कितनी शक्ति होगी, वह कितना संरक्षण प्रदान होगा, ये उसकी योग्यता क्या है और उसका योगदान समाज को, राज्य को क्या है, उसके आधार पर निर्धारित होगा। जिसकी योग्यता ज़्यादा है उसको शक्ति ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए, जिसका समाज में योगदान ज़्यादा है उसको भी शक्ति ज़्यादा प्रदान होनी चाहिए। वे आनुपातिक समानता के पक्षधर थे। वो समानता किसके अनुसार होनी चाहिए? अनुपात के अनुसार होनी चाहिए। जिसका अधिक योग्यता, अधिक योगदान है, उसको अधिक शक्ति, अधिक संरक्षण प्रदान होना चाहिए। समानता के इसी अवधारणा के अनुसार लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुसार अनुपात में ही होना चाहिए। सबको समान देने से न्याय स्थापित नहीं होगा, जबकि कैसे होगा? उसके लाभ और उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसके अनुसार उनको शक्ति संरक्षण प्रदान किया जाए, उसी अनुपात में तभी न्याय स्थापित हो पाएगा, जिसे अरस्तु कहता है वितरणात्मक न्याय। और सुधारात्मक न्याय के बारे में प्लेटो क्या कहता है? सुधारात्मक न्याय, अरस्तु का सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य ऐसे न्याय से है जो नागरिकों को अधिकारों की अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है। सुधारात्मक न्याय कहता है कि जब एक व्यक्ति के जो अधिकार है उस अधिकारों को किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन किया जाता है या उन पर अतिक्रमण किया जाता है, तब सुधारात्मक न्याय की आवश्यकता होती है। सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और सम्मान तथा स्वतंत्रता की रक्षा करे। तो सुधारात्मक न्याय में जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह उसके जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई व्यवस्था क्या है? सुधारात्मक न्याय है। यानी जब वितरणात्मक न्याय के तहत जिस व्यक्ति की योग्यता अधिक है, जिसका योगदान अधिक है, उनको अगर अधिक शक्ति प्राप्त होती है, अधिक संरक्षण प्राप्त होता है और उस अधिक संरक्षण, अधिक शक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है या उनका हनन किया जाता है, तो राज्य उससे उनकी रक्षा करे। राज्य जो हनन करता है या अतिक्रमण करता है उनसे उस व्यक्ति की रक्षा करे, तभी सुधारात्मक न्याय स्थापित हो पाएगा। तो प्लेटो ने दो प्रकार के न्याय बताए, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम मध्यकालीन, आधुनिक या समकालीन के अंदर न्याय के अवधारणाओं को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।